गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सीमा श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ नमक लेखिका रज़िया सज्जाद ज़हीर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रज़िया सज्जाद ज़हीर के बारे में जानते हैं। रज़िया आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इनका जन्म 15 फरवरी 1917 को राजस्थान के अजमेर ज़िले में हुआ था। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर रहकर प्राप्त की। उसके बाद उनका विवाह इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हो गया। विवाह के बाद उन्होंने ससुराल में ही रहकर उर्दू में एमए की परीक्षा पास की। 1947 में अजमेर से लखनऊ आईं और वहाँ करामात हुसैन गर्ल्स कॉलेज में उर्दू पढ़ाने लगे। 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई, जिसके कारण उनको विदेश जाने के कई अवसर प्राप्त हुए। 18 दिसंबर 1979 को उनका देहांत हो गया। रज़िया जी की प्रमुख रचना में एकमात्र उर्दू कहानी संग्रह जर्द गुलाब है। इसके साथ उन्होंने उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की है। कई भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तकों का अनुवाद भी किया है। इन्हें साहित्य सेवा के लिए सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी तथा अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। सज्जाद ज़हीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। इनका कहना है कि धर्म, मजहब तथा भौगोलिक सीमाएं व्यक्ति को व्यक्ति से अलग नहीं कर सकती, उनका हृदय विभाजन नहीं कर सकती। कहानियाँ पाठक के मन में अनेक प्रश्न पैदा करती हैं और सोचने पर विवश कर देती हैं। उर्दू भाषी होने के कारण इनकी भाषा में उर्दू शब्दावली का प्रयोग अधिक हुआ है। इनकी भाषा सरल, सहज तथा मुहावरेदार है। संवादों के छोटे छोटे वाक्य नाविक की तीर की तरह पाठक को अंदर झकझोरने की क्षमता रखते हैं। इनकी कुछ कहानियों का हिंदी में अनुवाद भी हो चुका है। नमक। अब हम नमक कहानी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नमक कहानी के माध्यम से लेखिका ने भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ बसे लोगों की मानसिक स्थिति का आकलन किया है। व्यक्ति ने जिस मिट्टी में जन्म लिया है वही स्थान उसके लिए मातृभूमि है। उसे किसी दूसरे स्थान पर कितना ही प्रेम, कितना ही वैभव और सुख सुविधाएं दे दी जाएं, लेकिन वह अपनी उस मातृभूमि तथा उससे जुड़ी वस्तुओं और यादों को नहीं भूल सकता है। इस कहानी में भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित पुनर्वासित व्यक्तियों की भावनाओं का मार्मिक वर्णन किया गया है। विस्थापित होकर भारत में रह रही सिख बीबी आज भी लाहौर को ही वतन मानती है और सौगात के रूप में लाहौर का नमक चाहती है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन बताता है। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ढाका को अपना वतन कहता है। राजनीतिक यथार्थ के आधार पर भले ही अब इनका वतन बदल गया, किंतु इनका हृदय क्रमशः लाहौर, दिल्ली व ढाका से ही जुड़ा है। अपने जन्म स्थानों से विस्थापित ये लोग हृदय के स्तर पर अपने मूल स्थान को भुला नहीं पाए हैं। लेखिका आशा करती है कि सामाजिक राजनीतिक सीमाएं एक दिन बेमानी हो जाएंगी। इस प्रकार की आशा का जीवित रहना तीनों राष्ट्रों के हित में है।
लेखिका का मानना है कि राजनीतिक और भौगोलिक सरहदें वहाँ बसे लोगों के मन को प्रभावित नहीं कर पाती। इन सरहदों पर का उनकी भावनाओं के सामने कोई महत्व नहीं है। नमक कहानी में भी यही दिखाया गया है कि सफ़िया अपने पड़ोसी सिख परिवार के घर कीर्तन में गई और वहाँ सिख बीबी को देखकर उसे अपनी माँ का स्मरण हो आता है, क्योंकि उसकी माँ की हम शक्ल लगती थी। सफ़िया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीबी उसके विषय में जानकारी चाहिए। घर की बहू ने बताया कि सफ़िया मुसलमान है और उसके भाई लाहौर में रहते हैं। यह उनसे मिलने कल लाहौर जा रही है। सिख बीबी ने बताया कि उनका भी वतन लाहौर है और उसे वहाँ का पहनावा, खान पान, सैर सपाटा, जिंदा दिली आज भी याद है। लाहौर की याद में सिख बीबी की आंखों में आंसू निकल आते हैं। सफ़िया ने सांत्वना देने की दृष्टि से पूछा कि क्या आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहेंगी? इसके उत्तर में बीबी ने थोड़े से लाहौरी नमक की इच्छा प्रकट की। बच्चों, आप जानते हैं कि नमक एक ऐसी चीज़ है जिसे हम